पहली नजर का प्यार एक ऐसी लव स्टोरी जिसमें रोमांस के साथ हॉरर का अनोखा तड़का भी है। आप सभी ने इस कहानी को खूब प्यार दिया, जिसके लिए मैं दिल से आपका शुक्रगुजार हूं। आपकी जबरदस्त प्रतिक्रिया और ढेरों कमेंट्स देखकर खुशी हुई, और सबसे ज्यादा जो सवाल आया वो यही था, भाई इसका पार्ट 2 कब आएगा। मैं जानता हूं कि आप सभी ने बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देरी हो गई, जिसके लिए माफी चाहता हूं, लेकिन अब इंतजार खत्म हुआ। लेकिन अब और देर नहीं होगी। आज हम इस कहानी को वहीं से आगे बढ़ाने वाले हैं जहां पहला पार्ट खत्म हुआ था। अगर आपने इस कहानी का पहला हिस्सा नहीं सुना है तो पहले उसे जरूर सुने, ताकि इस भाग को सुनने का मजा और भी ज्यादा बढ़ जाए। तो आइए बिना किसी देरी के कहानी को वहीं से आगे बढ़ाते हैं जहां से इसे छोड़ा था। नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, मैं हूं प्रवीण और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं एक अजनबी लड़की से कब्रिस्तान के पास मिला था। उसकी उदास आंखें, उसकी हल्की मुस्कान और रहस्यमयी अंदाज, कुछ तो था जो उसे बाकी लोगों से अलग बनाता था। जब मैंने उससे पूछा कि वो कहाँ जा रही है तो उसने सिर्फ इतना कहा, घर और कहाँ। लेकिन उसका घर कब्रिस्तान था। अचानक स्ट्रीट लाइट बंद हुई और जब दोबारा जली तो वो वहां नहीं थी। मैं डर और उलझन में होटल वापस आ गया, लेकिन दिमाग में बस वही सवाल घूम रहा था, अगर वो इंसान थी तो कब्रिस्तान में क्यों गई, और अगर वो कोई आत्मा थी तो उसने मुझे नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया। अगली सुबह जब होटल के वेटर ने मुझसे पूछा, सर कुछ पता चला, तो मैंने उसे सीसीटीवी रूम में बुलाकर फुटेज दिखाई। उसने जैसे ही स्क्रीन पर चेहरा देखा, घबरा गया और कहा, यह लड़की नेहा थी जो इस होटल में काम करती थी, लेकिन उसने 2 साल पहले रूम नंबर 203 में आत्महत्या कर ली थी। मेरी मोहब्बत के सारे अरमान मिट्टी में मिल गए थे। मेरा हाल वही था, आसमान से गिरा खजूर में अटका। मैंने ठान लिया था, अब जो भी हो मैं इस रहस्य को जानकर ही रहूंगा। अब आगे मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वेटर ने मुझे इस तरह परेशान देखा तो बोल पड़ा, सर सब ठीक है ना, कहीं आपको डर तो नहीं लग रहा। मैंने गुस्से में उसे घूर कर देखा तो घबरा कर बोला, घबराइए मत सर, वो बहुत अच्छी लड़की थी, उसने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। शायद आपने गलती से उसकी किसी चीज को छेड़ दिया होगा, वरना वो आपके कमरे में नहीं आती। फिर अचानक अपनी आंखें घुमाकर बोला, वैसे भूत प्रेत का क्या भरोसा, कब क्या कर दें। मैं मन ही मन सोच रहा था कि इसे क्या बताऊं। डर मुझे भूतों से नहीं बल्कि अपने भविष्य से था। पहली बार कोई लड़की पसंद आई और वो भी भूत निकली। मैं तो उससे शादी करने के लिए भी तैयार था, लेकिन लोगों को क्या जवाब दूंगा। उन्हें तो वो दिखेगी नहीं, बस यही समझेंगे कि मैं हवा से बातें कर रहा हूं, कहीं मुझे पागल ही ना समझ लिया जाए। वैसे भी मैंने अब तक जो किया था उसे देखकर तो लोग मुझे पागल ही कहते, तो इस बारे में ज्यादा सोचना बेकार था। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। मुझे इतना गहरी सोच में डूबा देखकर वेटर मासूमियत से बोला, सर इतना मत सोचिए, वरना आपका दिमाग खराब हो जाएगा, और दिमाग खराब हुआ तो आपका फुटूरे भी खराब हो जाएगा। मैंने चौंक कर पूछा, फुटूरे ये क्या होता है। सर आपका भविष्य, वो हंसते हुए बोला। मैंने गुस्से से कहा, इसे फ्यूचर कहते हैं। वो सकपका गया, जी सर वही। फिर इधर उधर देखकर जासूसी अंदाज में बोला, सर एक बात कहूं, अगर आप नाराज ना हो तो। मैंने उसे घूर कर देखा, क्या मैं तुम्हें गुस्से वाला इंसान लगता हूं। वो बड़े आराम से बोला, लगते तो नहीं हो सर, लेकिन जब से आपके साथ वो घटना हुई है तब से आपका नटूरे काफी बदल गया है। नटूरे ये क्या होता है, मैंने छिड़कर पूछा। सर आपका स्वभाव, उसने हंसते हुए जवाब दिया। अब की बार सच में मुझे गुस्सा आ गया। इसे नेचर कहते हैं। कोई जबरदस्ती कहकर गया था क्या कि नहीं आती तो भी अंग्रेजी बोलो। मेरी बात सुनकर वो चुपचाप खिसक गया। मैं खुद से बड़बड़ाने लगा, अगर इसके साथ 2 दिन और बात की तो सच में मेरा फुटूरे मतलब फ्यूचर खराब हो जाएगा। खैर मैं उठकर अपने कमरे की ओर चल पड़ा। आंखों में नींद तो नहीं थी, लेकिन फिर भी आंखें बंद करके लेट गया। लगभग 1 घंटे बाद मैं उठा और कमरे में टहलने लगा। बेचैनी सी महसूस हो रही थी। फिर ना जाने क्या सूझा, मैंने कमरे का दरवाजा खोला और बाहर गैलरी में झांका। चारों तरफ घना अंधेरा फैला हुआ था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी, जिससे माहौल और ज्यादा रहस्यमय लग रहा था। मैंने धीरे धीरे गैलरी में चहलकदमी शुरू कर दी। अचानक मेरी नजर रूम नंबर 203 पर पड़ी।
मन में एक अजीब सा उत्सुकता जाग उठी। मैं कुछ सोचते हुए उस कमरे की ओर बढ़ा और दरवाजे के की होल से अंदर झांकने की कोशिश की, लेकिन अंदर सिर्फ घना अंधेरा ही नजर आया। जैसे ही मैंने दरवाजे के ऊपर हाथ रखा, वह छर्र की आवाज के साथ धीरे धीरे अपने आप खुलता चला गया। कमरे के अंदर घना अंधेरा था। दीवारों पर मकड़ी के जाले लटक रहे थे जो मेरे शरीर से टकरा रहे थे। वहां एक अजीब सी सड़ी हुई गंध फैली हुई थी। मैंने मोबाइल की टॉर्च जलाकर कमरे के स्विच बोर्ड की तलाश की। जैसे ही स्विच ऑन किया, सामने का दृश्य देखकर मेरी सांसें रुक गईं। नेहा छत के पंखे से फांसी के फंदे पर झूल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ ही देर पहले आत्महत्या की हो। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा पीला पड़ चुका था और आंखें अधखुली थीं। मैंने उसे एकटक देखा। इतनी छोटी सी उम्र में ऐसा क्या हुआ था जो वो एक पल भी इंतजार नहीं कर सकी। तभी अचानक उसकी बंद आंखें झपकने लगी और वह धीरे धीरे मेरी ओर देखने लगी। मेरी घिघी बंध गई। अचानक पूरे कमरे में घना अंधेरा छा गया। मुझे लगा जैसे कोई मुझे पीछे से पकड़ने वाला हो। मैं तेजी से पलटा और भागने लगा। तभी किसी ने मेरे पैर पकड़ लिए और अंदर खींचने की कोशिश की। मैं धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। घबराहट में खुद को संभालते हुए किसी तरह दौड़कर अपने कमरे में पहुंचा और सीधे बिस्तर पर कूदकर चादर में लिपट गया। मैं हांफते हुए खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी मेरे सीने में भारीपन महसूस होने लगा। शरीर सुन्न सा पड़ने लगा, जैसे किसी ने लकवा मार दिया हो। मैंने डरते हुए आंखें खोली और जो देखा उसने मेरी रूह तक हिला दी। नेहा मेरे सीने पर बैठी हुई थी। उसकी आंखें सुर्ख लाल हो चुकी थीं। उसके हाथों की त्वचा बर्फ जैसी सफेद थी और नाखून लंबे और धारदार थे, जैसे बरसों से कांटे न गए हों। उसने अचानक अपने दोनों हाथ मेरे गले पर रख दिए और धीरे धीरे दबाने लगी। मेरी सांसें रुकने लगी। मैं चाहकर भी खुद को छोड़ा नहीं पा रहा था। फिर उसने अजीब सी गूंजती हुई आवाज में पूछा, तू कौन है? बस स्टैंड पर क्यों गया था? वो रुमाल क्यों उठाया? क्या चाहता है तू यहां? क्यों आया है? मैं मन ही मन चीखना चाहता था, गला छोड़ेगी तो कुछ बोल पाऊंगा, लेकिन उसने और जोर से मेरा गला दबाना शुरू कर दिया। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। मुझे लग रहा था जैसे अब मैं बच नहीं पाऊंगा। तभी अचानक किसी की आवाज आई, सर, ये आप क्या कर रहे हो? मैंने घबराकर आंखें खोली। मेरी छाती पर नेहा नहीं बल्कि एक तकिया रखा हुआ था और मेरे ही हाथ मेरे गले को दबा रहे थे। उसने मुझे पानी दिया, जिससे मेरी सांसें कुछ हद तक सामान्य हुईं। मैंने उसकी ओर देखा और पूछा, तुम कमरे के अंदर कैसे आए? वह बोला, मैं गैलरी से गुजर रहा था, तभी आपकी आवाज सुनी। आप कमरे के अंदर जोर जोर से चिल्ला रहे थे। मैंने दरवाजे पर कई बार दस्तक दी, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। घबराकर मैं नीचे गया और रूम की चाबी लेकर वापस आया। जब दरवाजा खोला तो देखा कि आप नींद में ही खुद का गला दबा रहे थे। उसकी बात सुनकर मैं सन्न रह गया। मैंने उसकी ओर कृतज्ञता भरी नजरों से देखा और मन ही मन सोचा, अगर यह सही समय पर नहीं आता तो सच में मेरा हाल बुरा हो सकता था। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि सीधा एक सवाल पूछ लिया, तुम्हारे पास रूम नंबर 203 की चाबी भी होगी, है ना? उसने मुझे ऐसे घूर कर देखा जैसे मैंने उसकी जायदाद में हिस्सा मांग लिया हो। फिर थोड़ा झिझकते हुए बोला, नहीं सर, अब की बार माफ कीजिए, आप तो जैसे मेरी नौकरी लगवाकर ही छोड़ेंगे। मैंने चुपचाप पर्स से एक 500 का नोट निकाला और उसकी जेब में डालते हुए कहा, चिंता मत करो, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होने दूंगा। मैं अपनी आदत से मजबूर था। चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक किसी राज की गहराई तक न पहुंच जाऊं, तब तक चैन नहीं मिलता। सुबह के 4 बज चुके थे। वेटर की सलाह के मुताबिक यही सही समय था उस कमरे में जाने का। उसके अनुसार सुबह 4 बजे भूतों की शक्ति कमजोर हो जाती है और अब मैं उसी कमरे की ओर बढ़ रहा था। मैंने कमरे का दरवाजा खोला। अंदर घुसते ही महसूस हुआ कि जगह काफी समय से वीरान पड़ी थी। मकड़ी के जाले हवा में झूल रहे थे जो मेरे चेहरे और हाथों से टकरा रहे थे। मैंने झट से मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की और स्विच बोर्ड तक पहुंचा, फिर लाइट जला दी। कमरे में अजीब सी शांति थी, एक ऐसा सन्नाटा जो भीतर तक खौफ भर दे। मेरी नजर छत की ओर गई। वहां एक पंखा लटक रहा था, लेकिन उसे देखकर भी अजीब सा एहसास हुआ। तभी मेरी नजर दीवारों पर पड़ी। वहां कुछ अजीब ही नजारा था। दीवारों पर डरावने चित्र उकेरे गए थे। कुछ आकृतियां राक्षस जैसी लग रही थीं। उनके बीच लाल रंग से कुछ लिखा हुआ था, मुझे बचा लो, ये मुझे मार डालेंगे, मुझे बचा लो, ये मुझे अपने साथ ले जाएंगे।
शब्दों को देखकर शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने जल्दी से मोबाइल निकाला और इन सभी अजीब चित्रों और लिखावट की तस्वीरें खींच लीं। फिर बिना वक्त गंवाए कमरे से बाहर निकल आया। मामला अभी भी मेरी समझ से बाहर था, लेकिन एक बात तो तय थी, यहां कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ थी। अगली सुबह नहाने और तैयार होने के बाद मैं सीधे उस वेटर के पास पहुंचा। मुझे नेहा की कब्र पर ले चलो, मैंने सीधे कहा। उसने मेरी ओर ऐसे देखा जैसे मैंने कोई पागलपन की बात कर दी हो। पहले तो उसके चेहरे पर असहमति के भाव आए, लेकिन फिर जाने क्या सोचकर वह तैयार हो गया। थोड़ी देर बाद हम उसी कब्रिस्तान में खड़े थे जहां मैं पहले भी जा चुका था। उसने मुझे एक पुरानी कब्र के सामने लाकर खड़ा कर दिया। मैंने कब्र पर लिखे नाम को ध्यान से पढ़ा। नेहा शर्मा, जन्म तिथि 12/3/1998, मृत्यु तिथि 12/3/2016। उसकी कब्र पर ताजे फूल चढ़े हुए थे। देखकर ऐसा लग रहा था मानो कल ही किसी ने उन्हें यहां रखा हो। यह देखकर मेरे दिमाग में अजीब ख्याल दौड़ने लगे। क्या नेहा खुद अपनी कब्र पर फूल चढ़ा रही थी, या फिर कोई और यहां रोज आता था? क्या यह कब्रिस्तान ही उसका असली घर था? इन सवालों का कोई जवाब नहीं सूझा तो मैं वहां से बाहर निकल आया। वेटर मेरी तरफ देखते हुए बोला, सर बुरा ना माने तो एक सवाल पूछूं? मैंने उसकी ओर देखा और इशारे से पूछा, क्या? उसने हल्की मुस्कान के साथ अपनी आंखें गोल करते हुए कहा, मुझे शक हो रहा है, कहीं आप पुलिस वाले तो नहीं? मैं बस उसे देखता रह गया। मैंने मन ही मन सोचा, यह आदमी है क्या चीज, जब देखो अजीबोगरीब बातें करता रहता है, कभी नठुरे कभी फुटूरे। गलत इंसान को साथ ले आया, अच्छा खासा अकेले ही अपनी खोज में लगा था। मैंने उसे घूर कर देखा और पूछा, तुम्हें मैं किसी भी एंगल से पुलिस वाला लगता हूं क्या? उसने ऊपर से नीचे तक मुझे स्कैन किया और बोला, लगते तो नहीं हो। तो फिर? उसने आंखें झपकाकर कहा, आप जिस तरह तहकीकात कर रहे थे मुझे लगा शायद कोई अफसर होंगे। मैंने सिर हिलाया और हल्की मुस्कान के साथ कहा, मुझे भी एक शक है, कहीं तुम पिछले जन्म में जासूस तो नहीं थे? वह हंसते हुए बोला, क्या साहब, आप भी ना मजाक करते हो? मैंने भौहें चढ़ाकर जवाब दिया, शुरुआत किसने की थी? उसने जवाब में सिर्फ खींसे निपोड़ दी। यहां मेरा दिमाग उलझा पड़ा है और इसे कॉमेडी की पड़ी है। खैर, मैंने उसे कुछ पैसे देकर वहां से चलता कर दिया। अब मुझे लगा कि नेहा की कब्र के आसपास की अच्छी तरह से पड़ताल करनी चाहिए, शायद यहीं से कोई सुराग मिल जाए। क्या करें, दिल है कि मानता नहीं। मैंने कब्रिस्तान का ध्यान से निरीक्षण किया, लेकिन कोई खास चीज नजर नहीं आई। हाँ, एक बात जरूर अजीब लगी। कब्रिस्तान के आखिरी छोर पर बाउंड्री वॉल टूटी हुई थी। उसके ठीक सामने घास उगी थी, लेकिन आसपास की घास से हल्की और दब चुकी थी, जैसे कोई रोज उस पर चलता हो। मैंने बिना समय गंवाए उस रास्ते पर कदम बढ़ा दिए और टूटी हुई दीवार पार कर आगे बढ़ गया। यह एक ठीक ठाक रास्ता था, जिसे आसानी से निकलने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। चारों तरफ झाड़ियां और हरियाली फैली हुई थी। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा, तभी मेरी नजर एक पुराने मकान पर पड़ी। मकान बहुत बड़ा नहीं था, शायद अंदर 2-3 कमरे होंगे। बाहर एक छोटा सा गार्डन था, लेकिन जंगली घास से भरा हुआ। मकान को देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि इसमें कोई रहता होगा। दीवारें बदरंग हो चुकी थीं और पूरे मकान पर सफेद सी पपड़ी जमी हुई थी। सब कुछ वीरान और खामोश लग रहा था, जैसे यह घर बरसों से यूं ही खड़ा हो, अपने किसी अज्ञात रहस्य को छुपाए हुए। गेट के ऊपर मकड़ियों के जाले लटके हुए थे। बाहर एक लोहे का काले रंग का छोटा गेट लगा था, जो जंग खाए होने के कारण और भी भयानक लग रहा था। गार्डन सिर्फ नाम का था, असल में वहां वीरानी और अजीब सी मनहूसियत फैली हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे बरसों से इस जमीन ने पानी की एक बूंद तक नहीं देखी। मुझे यह सोचकर हैरानी हुई कि पहाड़ी इलाकों में तो बारिश का पानी खुद ब खुद इकट्ठा हो जाता है, लेकिन यहां सब कुछ सूखा पड़ा था। पता नहीं इस घर में ऐसा क्या था, लेकिन इसे देखते ही एक अजीब सी नकारात्मकता महसूस हो रही थी। मैं घर को गौर से देख ही रहा था कि अचानक किसी ने मेरी पीठ पर हाथ रख दिया। मेरा दिल एकदम से जोर से धड़क उठा। मैंने घबराकर पलटकर देखा तो एक बुढ़िया खड़ी थी, एकदम झुकी हुई, बेंत के सहारे धीरे धीरे हिलती हुई। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वह मुझे घूरते हुए धीरे धीरे बोली, चला जा यहां से, वो तुझे मार डालेगी, यहां मरने क्यों चला आया है? इतना कहते ही वह जोर जोर से हंसने लगी। फिर उसने कांपते हुए हाथ से मकान की ओर इशारा किया और बोली,
वो सबको मार डालेगी, किसी को नहीं छोड़ेगी, तुझे भी नहीं छोड़ेगी, चला जा यहां से। फिर वह भयानक तरीके से हंसने लगी। उसकी हंसी सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। सच कहूं तो भूतों से ज्यादा डर तो मुझे उस बुढ़िया की हंसी से लग रहा था। मैंने खुद को संभाला और उससे पूछा, अम्मा, कौन कौन मार डालेगी? वह बिना पलक झपकाए बोली, वो चुड़ैल जो इस घर में रहती है, वो सबकी उम्र चुरा लेती है, भाग जा यहां से। मैंने ठंडी सांस लेते हुए कहा, अम्मा डराओ मत, पहले से ही डरा हुआ हूं, मैं तो उससे मिलने आया हूं। यह सुनकर वह मुझे गौर से देखने लगी। वैसे आपकी उम्र क्या है? मैंने हंसी में पूछ लिया। बुढ़िया कुछ देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, तेरे से थोड़ी ही ज्यादा है, लेकिन उसने मेरी उम्र चुरा ली, तेरी भी चुरा लेगी, भाग जा यहां से। उसकी बात सुनकर मैं अजीब सी उलझन में पड़ गया। मैंने हंसते हुए कहा, अम्मा, उसने दिल चुरा लिया है, अगर उम्र भी चुरा लेगी तो क्या फर्क पड़ता है? वह मेरी ओर गुस्से से देखने लगी और बोली, मुझसे मजाक मत कर, चला जा, वरना जान से जाएगा, वो तुझे छोड़ेगी नहीं। मैं उसकी बातें सुन ही रहा था कि अचानक जाने क्या सोचकर मैंने पास पड़ा एक पत्थर उठाया और पूरे हाथ के जोर से मकान के दरवाजे पर मारने ही वाला था कि पीछे मुड़कर देखा, बुढ़िया वहां से गायब हो चुकी थी। मैंने धीरे से कहा, अजीब ही जगह है यह, समझ ही नहीं आता कि इंसानों के बीच हूं या भूत प्रेतों की बस्ती में। खैर, वहां मुझे कुछ खास नजर नहीं आया जिससे कोई ठोस बात समझ में आ सके। घड़ी में समय देखा तो सुबह के 10:30 बज रहे थे। तभी याद आया कि ऑफिस नाम की भी एक जगह होती है जहां मुझे जाना था। मैं वहां से निकल पड़ा। शाम को लगभग 4 बजे ऑफिस से फ्री हुआ, लेकिन होटल वापस जाने का मन नहीं किया। दिमाग अब भी उसी जगह अटका हुआ था। मैं दोबारा वहीं पहुंच गया, पर इस बार मेरे साथ वो वेटर नहीं था। मन के एक कोने में डर भी था, अगर यहां मेरे साथ कुछ हो गया तो घर वालों को तो पता भी नहीं चलेगा। पर भूतों से बातचीत करने के बाद अब डर पहले जैसा नहीं रहा था। जब जिंदगी भर का रिश्ता बनाना है तो बातचीत तो करनी ही पड़ेगी। कब तक अपने होने वाले ससुराल वालों से डर डर कर जिंदगी काटूंगा, वो भी सिर्फ इसीलिए कि वो लोग भूत हैं। अब तक समझ में आ चुका था कि ये लोग बिना वजह किसी को परेशान नहीं करते। जब तक कोई उनकी जिंदगी में दखल ना दे तब तक वो किसी को कुछ नहीं कहते, बल्कि ये तो इतने अच्छे हैं कि पहले चेतावनी देते हैं फिर एक्शन लेते हैं। अभी सुबह की ही तो बात थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी होने वाली दादी सास दरवाजे पर खड़े होकर कह रही हूं, भाग जा, मेरी पोती की जिंदगी से दूर हो जा। मैंने गहरी सांस ली। मैं भी ना, जब से इस होटल में आया हूं मेरा दिमाग भी अजीब सा हो गया है। ना जाने कौन कौन से बेवकूफी भरे ख्याल दिमाग में आते रहते हैं। अब मैं फिर से उस मनहूस दिखने वाले घर के सामने खड़ा था। चारों ओर सन्नाटा था। मैंने सोचा, क्यों ना इस घर के अंदर जाकर देखा जाए, शायद कोई सबूत हाथ लग जाए। सावधानी से गेट पार किया और धीरे धीरे बगीचे के अंदर घुस गया। मैं चुपचाप हल्के कदमों से आगे बढ़ रहा था कि अचानक दरवाजे की देहरी पर 2 चमकती हुई आंखें मुझे घूर रही थीं। वो एक काली बिल्ली थी, आकार में सामान्य से थोड़ी बड़ी और अच्छी खुराक वाली लग रही थी। मेरे कदम वहीं थम गए। वो लगातार मुझे घूर रही थी। हम दोनों की आंखें आपस में टकरा रही थीं। मुझे ऐसा लगा जैसे इंसान कुत्ते पालते हैं, वैसे ही ये भूत प्रेत बिल्लियां पालते होंगे। बिल्ली की मुद्रा आक्रामक थी, मानो उसे इस घर की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया हो। मैं हल्का सा झुका, नीचे पड़ा एक पत्थर उठाया और उसे बिल्ली की ओर उछाल दिया। बिल्ली ने तेज आवाज में म्याऊं की चीख निकाली और घर के पीछे की ओर भाग गई। मैं भी उसके पीछे भागा और ये क्या, घर के पीछे बिल्कुल वैसा ही दरवाजा बना हुआ था जैसा कि घर के आगे, लेकिन इस तरफ की दीवारें एकदम साफ सुथरी और रंगी पुती थीं, मानो अभी अभी मरम्मत हुई हों। सबसे अजीब बात यह थी कि इस तरफ कोई गार्डन नहीं था। आश्चर्य हो रहा था, आखिर कोई ऐसा मकान क्यों बनवाएगा। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी, अंदर से कोई आवाज नहीं आई। मैंने लगातार 3 बार दरवाजा खटखटाया तो भीतर से किसी बूढ़ी औरत की आवाज आई, कौन है, यहां क्यों आया है, मरना चाहता है क्या, भाग जा, वो आने वाली है, उसके आने से पहले चला जा। मैंने फिर से दरवाजा खटखटाया और कहा, दरवाजा खोलो। तभी अंदर से किसी बूढ़े व्यक्ति के खांसने की आवाज आई और फिर दरवाजा धीरे धीरे आधा खुल गया। दरवाजा खुलते ही एक अजीब सी गंध आई, एक ऐसी गंध जिससे सड़ांध और कुछ पुराने
भूले बिसरे अतीत की महक आ रही थी। दरवाजे के पीछे एक कमजोर झुकी हुई काया दिखाई दी। वो एक बूढ़ा व्यक्ति था जिसने अधखुले दरवाजे से झांकते हुए पूछा, किससे मिलना है? मैंने कहा, मैं नेहा से मिलने आया हूं। मेरी बात सुनकर बूढ़े की आंखें फैल गईं। वो गुस्से से भरकर बोला, किसने भेजा है तुझे? यहां कोई नेहा नहीं रहती। मैंने शांत स्वर में कहा, मुझे किसी ने नहीं भेजा, मैं नेहा का दोस्त हूं। दोस्त? बूढ़ा आदमी हंसा, लेकिन उसकी हंसी में एक अजीब सर्दपन था। अगर दोस्त होता तो इतना भी नहीं मालूम कि नेहा मर चुकी है। मैंने हैरानी से कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? अभी कुछ दिन पहले तो मैंने उसे इसी ओर आते देखा था। मैंने उसे आवाज भी लगाई, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो इसी तरफ आई थी तो मैं भी उसे ढूंढते हुए यहां चला आया। यहां बस यही मकान था, इसलिए सोचा पूछ लूं। मैंने एक झूठ गढ़ा, उम्मीद थी कि बूढ़ा उसमें फंस जाएगा। बूढ़े ने अंदर की ओर देखा, शायद उस बूढ़ी औरत को देखा। फिर उसने मेरी ओर घूरते हुए कहा, हम उसके चाचा चाची हैं। नेहा ने आत्महत्या कर ली थी। वो काला जादू करती थी और एक दिन उसका जादू उसी पर उल्टा पड़ गया। उस रात उसने फांसी लगा ली। मैं अवाक रह गया। बूढ़े ने अपनी भारी आवाज में आगे कहा, उसकी आत्मा चुड़ैल में बदल चुकी है। तुमने जिसे देखा होगा वो नेहा की आत्मा थी। तुमसे एक सलाह है, उसे दूर ही रहना और इस बारे में किसी से भी बात मत करना। अगर उसे जरा भी भनक लगी कि तुम उसके बारे में कुछ जानते हो तो वो तुम्हारा भी वही हाल करेगी जो उसने हमारा किया। मैंने घबराकर पूछा, कैसा हाल? बूढ़े की आवाज में कंपकंपी थी। उसने हम पर कब्जा कर लिया है। हमारी असली उम्र इतनी नहीं है जितनी दिखती है। वो धीरे धीरे हमारी उम्र चूस रही है। मैं हैरानी से उसकी झुर्रियों से भरे चेहरे को देखने लगा। बूढ़ा आगे बोला, अगर उसने तुम्हें हमसे बात करते देख लिया तो वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगी। कहकर उसने दरवाजा पूरा खोल दिया। मेरी नजर सामने गई तो देखा कि दीवार पर करीब 40 या 45 साल की उम्र के एक जोड़े की तस्वीर टंगी थी। उसके पास ही दूसरी दीवार पर नेहा की तस्वीर लगी थी, जिस पर माला छड़ी हुई थी। मेरी नजर नीचे गई तो देखा कि वही बिल्ली फर्श पर बैठी मुझे घूर रही थी। मैंने हल्की मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा, फिर एक कड़ा लुक दिया और मन ही मन सोचा, अपने घर में तो बिल्ली भी शेर बन जाती है। शायद उसने मेरे मन की बात सुन ली, क्योंकि अगले ही पल उसने मेरी ओर देखते हुए म्याऊं कहा। मैंने तुरंत अपनी नजरें उससे हटा लीं। वहां दीवार के सहारे रखी कुर्सी पर एक झुकी हुई औरत बैठी थी, जिसने घूंघट डाल रखा था। अचानक उसने अपना घूंघट ऊपर किया और गुस्से से मुझे घूरते हुए कहा, तुझे मना किया था भाग जाने के लिए, तू नहीं गया, अब तू भी मरेगा। उसका अंदाज ऐसा था कि कोई भी डर जाता। मेरे मुंह से अचानक निकल गया, जिन्हें मैं ददिया सास समझ रहा था वो तो चचिया सास निकली। यह सोचते ही खुद पर हंसी आ गई। ये भी कोई उम्र थी बूढ़ा होने की। मैं भी ना, कितनी भी गंभीर स्थिति हो, मेरी कॉमेडी करने की आदत नहीं जाती। मैंने जल्दी से कहा, अच्छा जी, आप उस चुड़ैल से बिल्कुल भी मत कहना कि मैं यहां आया था। मैं तो बस घूमने आया था और गलती से यहां पहुंच गया। अब मैं जा रहा हूं। मैंने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं सुना। मैंने यह सब इस तरह से कहा जैसे मैं बहुत डर गया हूं। बूढ़े की आंखों में एक अजीब सी चमक उभरी। वह फुसफुसाते हुए बोला, भाग जाओ, वो थोड़ी देर में आने ही वाली है, और इस बात का जिक्र अपने मन में भी मत करना, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। कहकर उसने झट से दरवाजा बंद कर लिया। मैं वहां से ऐसे भागा जैसे मेरी ट्रेन छूटने वाली हो। भागते हुए मुझे महसूस हुआ कि उस मकान की खिड़की से 2 आंखें मुझे घूर रही थीं। मैं सीधे होटल पहुंचा और अपने कमरे में जाकर चाय मंगवाई। बैठकर मैं सारी घटनाओं को जोड़ने लगा और सोचने में डूब गया। तभी मेरे मोबाइल की रिंगटोन बजी। मैंने स्क्रीन पर नजर डाली। माँ का फोन था। बेटा, कैसा है? घर कब आ रहा है? फिर बिना रुके अगला सवाल, तेरे लिए मैंने एक लड़की देखी है। मैंने लंबी सांस लेते हुए कहा, माँ, अभी कुछ दिन और लगेंगे। फिर इधर उधर की बातें करके फोन काट दिया। फोन रखकर मैंने चाय की चुस्की ली और मन ही मन सोचा, वहां माँ मेरे लिए लड़की ढूंढ रही है और यहां मैं मजनू जासूस 007 बनकर उनकी बहू को तलाश रहा हूं। माँ तो माँ होती है। अचानक मेरे दिमाग में फिर से मेरी ही रिंगटोन गूंजने लगी। क्या करूं? ओह लेडीज, मैं हूं आदत से मजबूर। मेरी आंखों में एक अलग सा भाव आ गया। रात के 11 बज चुके थे। चारों ओर घुप अंधेरा था।
सड़क पर स्ट्रीट लाइट जल रही थी, लेकिन उनके बावजूद माहौल डरावना लग रहा था। मैं हाथ में टॉर्च लिए सुनसान सड़क पर बढ़ता गया। मन में डर था, लेकिन मेरी आदत मुझे रोक नहीं पा रही थी। कमरे में बैठकर सोचते रहने से बेहतर था कि मैं खुद रिस्क लेकर सच का सामना करूं। कब्रिस्तान के गेट पर पहुंचते ही मेरे कदम ठिठक गए। कुछ पल खड़ा रहा, फिर हिम्मत जुटाकर अंदर दाखिल हो गया। चारों तरफ सन्नाटा था। हाथ में बस एक टॉर्च थी, जो मेरा इकलौता सहारा थी। मैं कब्रिस्तान के अंदर गहराई तक जाता गया, जब मेरी नजर एक कब्र पर पड़ी। वहां हल्की रोशनी हो रही थी, जैसे कुछ जल रहा हो। मैंने टॉर्च की रोशनी उस ओर डाली। वहां एक आधी जली मोमबत्ती जल रही थी, साथ में गुलाब के 5 फूल रखे हुए थे और पूरी कब्र गुलाब की पंखुड़ियों से ढकी हुई थी। मुझे यह सब बेहद अजीब लगा। इतनी रात को यहां कौन आया था? किसने यह सजावट की थी? जिज्ञासा में मैंने कब्र पर लिखे नाम को देखा और मेरी सांसें थम गईं। वह नेहा की कब्र थी। मैं सावधानी से कब्रिस्तान से बाहर निकला और उस मनहूस घर की तरफ बढ़ने लगा। गेट के पास पहुंचने से पहले ही मैंने टॉर्च बंद कर दी। मैं नहीं चाहता था कि रोशनी की वजह से कोई मुझे देख ले। गेट पार करने के बाद मैंने वहां लगे पाइप का सहारा लिया और मकान की दीवार पर चढ़ने लगा। थोड़ी मशक्कत के बाद मैं ऊपर पहुंच गया और सावधानी से जीने के सहारे नीचे उतर आया। पास के कमरे से धीमी धीमी आवाजें आ रही थीं। सब बंदोबस्त कर दिया है। यह एक जवान लड़की की आवाज थी। फिर अचानक कुछ गिरने की आवाज आई और उसके तुरंत बाद बिल्ली के मियाओं की तीखी गूंज। मैं सतर्क होकर धीरे धीरे पीछे हटने लगा, लेकिन तभी मेरा बैलेंस बिगड़ गया और मैं अंधेरे में कहीं नीचे जा गिरा। ऊंचाई ज्यादा नहीं थी, इसलिए कोई गंभीर चोट नहीं आई, लेकिन अचानक हुई इस घटना से मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने तुरंत टॉर्च जलाकर चारों तरफ देखा। यह एक संकरी सीढ़ी थी, जो नीचे किसी गहरे तलघर की ओर जाती थी। एक पल के लिए मैं रुका, लेकिन फिर न जाने क्यों मैंने नीचे उतरने का फैसला कर लिया। जैसे ही मैं तलघर में पहुंचा, टॉर्च की रोशनी में जो दृश्य सामने आया, उसने मेरी रीढ़ में ठंडक भर दी। कमरे में अजीब अजीब तरह के सामान रखे थे, जिन्हें मैंने पहले कभी नहीं देखा था। दीवारों पर टॉर्च घुमाई तो सामने एक डरावनी सी राक्षसी आकृति की बड़ी सी पेंटिंग बनी हुई थी। बाकी दीवारों पर जाने अनजाने किसी भाषा में लिखे अजीब मंत्र उकेरे गए थे। कोने में लकड़ी का एक बोर्ड पड़ा था। यह कोई साधारण बोर्ड नहीं था। दिल के आकार का लकड़ी का टुकड़ा था, जिसके पीछे छोटे छोटे पहिए लगे थे, जिससे वह सभी दिशाओं में घूम सकता था। इसके आगे की नोक में एक छेद था, जिसमें पेंसिल फंसी हुई थी। मुझे समझते देर नहीं लगी कि यह क्या चीज थी। यह विजा बोर्ड था। कमरे के बीचों बीच एक गोल टेबल रखी थी। पूरे माहौल में एक अजीब सी सिहरन थी, मानो यह कमरा किसी भयावह रहस्य को समेटे हुए हो। मैंने टॉर्च की रोशनी चारों ओर घुमाई तो एक दीवार के पास एक ऊंचा प्लेटफॉर्म नजर आया। उस पर लकड़ी के बेस पर रखा हुआ पारदर्शी कांच का एक ताबूत रखा था। मेरे कदम अनायास ही उस प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ने लगे। जैसे जैसे मैं ताबूत के करीब पहुंचा, दिल की धड़कन तेज होती गई। मैंने टॉर्च की रोशनी ताबूत पर डाली और जो देखा, उसने मेरी सांसें रोक दी। उसके अंदर एक लड़की की लाश थी। मेरे शरीर से जैसे सारा खून सूख गया। आंखें हैरानी से फैल गईं और मेरे मुंह से बस एक ही नाम निकला, नेहा। मेरा दिमाग सुन्न पड़ चुका था, मानो बस फटने ही वाला हो। नेहा तो कब्र में दफन थी, फिर उसकी लाश यहां कैसे? मरने के बाद भी वो उतनी ही खूबसूरत लग रही थी, मानो वक्त ने उसे छुआ तक न हो। लेकिन यह कैसे मुमकिन था? उसे मरे 2 साल हो चुके थे, फिर भी उसके शरीर पर कोई बदलाव नहीं। या तो यह लड़की जिंदा थी या फिर कुछ और। मेरे पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। ताबूत के पास ही एक कांच के बॉक्स में 3 गुड़ियां रखी हुई थीं। एक गुड़िया की आंखें बंद थीं, दूसरी की आंखें पूरी तरह खुली थीं और तीसरी गुड़िया को किसी औरत के कपड़े पहनाकर मानो एक इंसान का रूप दिया गया था। इन गुड़ियों को देखकर मुझे अजीब सी घबराहट हुई। मुझे याद आया, किसी फिल्म में देखा था कि वूडू नाम का एक काला जादू होता है, जिसमें इंसान की आत्मा को गुड़िया में कैद कर लिया जाता है और उसे पूरी तरह काबू में कर लिया जाता है। क्या यहां भी कुछ ऐसा ही हो रहा था? मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं गहरी सोच में था। तभी अचानक मुझे महसूस हुआ कि किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। एक ठंडी लहर मेरी रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। अब तो गया बेटा। मैंने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा और अगले ही पल मेरी रूह कांप गई।
मेरे हाथ से टॉर्च छूटकर जमीन पर गिर गई, लेकिन उसकी रोशनी अब भी कमरे में फैली हुई थी। नेहा ठीक मेरे पीछे खड़ी थी। मैं झटके से पीछे हटा, लेकिन मेरे पैर जैसे जड़ हो गए थे। मैंने जोर से चीखने की कोशिश की, लेकिन गले से एक शब्द भी नहीं निकला। मन ही मन एक ही शब्द गूंज रहा था, नेहा की आत्मा। वो मुझसे कुछ कदम दूर खड़ी थी, लेकिन उसकी मौजूदगी ने पूरे माहौल को जैसे जमा दिया था। अब तक मैं मोहब्बत मोहब्बत चिल्ला रहा था, और जब वो मोहब्बत सामने खड़ी थी तो मेरी आवाज ही बंद हो गई। ऐसा ही होता है मोहब्बत में, जिन्होंने की होगी उन्हें अच्छे से पता होगा। जब सामने वही खड़ा हो जिसके लिए दिल धड़कता है, तो जुबान जैसे तालू से चिपक जाती है। अगर दोस्त साथ होते तो जरूर धक्का देकर कहते, जा, अकेली खड़ी है, कह दे अपने दिल की बात। लेकिन मेरी सांसें अटक गई थीं। पूरी कहानी में मैंने खुद को हीरो बना रखा था, मगर यहां आकर हालत ही खराब हो गई। वो लगातार मेरी तरफ देख रही थी, और मैं डर के बावजूद भी उसे गौर से देखे जा रहा था। उसके बदन पर वही कपड़े थे जो उस ताबूत में पड़ी लाश ने पहने हुए थे। मेरे दिमाग में एक अजीब ख्याल आया, कितनी एडजस्टिंग लड़की है, 2 साल से वही ड्रेस पहन रखी है। माना कि भूत है, लेकिन है तो लड़की ही। फैशन कितना बदल गया, मगर इसने अब तक अपने स्टाइल में कोई बदलाव नहीं किया। मैं उसकी इस सादगी का कायल हो गया। वैसे भी प्यार अंधा होता है, और अपने महबूब में बस अच्छाइयां ही दिखती हैं। वो अचानक जोर से हंसी और गुस्से से बोली, तुझे इतनी जल्दी मरने का शौक हो रहा है? तू यहां भी चला आया? जिंदगी प्यारी नहीं है क्या? उसकी डरावनी आंखें मेरी आंखों में समा गईं। बता, क्यों आया है यहां? वो मैं हड़बड़ा गया। मेरी आवाज गले में अटक गई थी। उसने मुझे घूर कर देखा और फिर जोर से अट्टहास किया, क्या जी राखी बंधवाने आया था क्या? अब की बार मुझे गुस्सा आ गया। सब कुछ सह लूंगा, लेकिन फीलिंग के साथ मजाक नहीं। मैं इस भूतिया फैमिली के साथ एडजस्ट करने के लिए तैयार था, लेकिन भाई जोन में नहीं जाना था। मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, पर इसका भाई नहीं बनूंगा। मैंने थोड़ा हिम्मत जुटाई और कहा, आप गलत समझ रही हैं, मैं राखी बंधवाने नहीं आया था, मैं तो फ्रेंडशिप। मेरा वाक्य पूरा होने से पहले ही उसने अपने होंठों पर उंगली रखी और फुसफुसाई, श्श, चुप एकदम। अब एक शब्द भी मुंह से निकाला तो यहीं दफना दूंगी। फ्रेंड होने का ही लिहाज कर रही हूं, वरना अब तक तू कब्रिस्तान में पड़ा होता। वो जोर जोर से हंसने लगी। उसका सुंदर चेहरा अंधेरे में टॉर्च की रोशनी में और भी डरावना लग रहा था। मेरे दिमाग में अचानक एक ख्याल आया, मैं इसका फ्रेंड कब बना? या तो इसे कोई गलत फहमी हो गई थी, या फिर ये भी मुझे फ्रेंड मान रही थी। हो सकता है ये अभी भी पुराने जमाने की सोच वाली हो, जो प्यार को कबूल करने में हिचकिचा रही हो। फिर मैंने सोचा, कब और कैसे ये मेरी फ्रेंड बन गई? हो सकता है कभी बस में मुझे देखा हो, तभी से मन ही मन मुझे अपना दोस्त मान लिया हो। अब तक मैं माहौल में थोड़ा एडजस्ट हो गया था। पहले जैसा डर नहीं लग रहा था। इतना तो समझ आ गया था कि इसका मेरे लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर जरूर है। वो प्यार तो करती है मुझसे, लेकिन फैमिली प्रेशर की वजह से खुद को रोक रही है। वरना इतनी देर से मुझे यूं ही हंस हंस कर निहारती थोड़ी रहती। लेकिन मेरी यह गलत फहमी ज्यादा देर नहीं रही। मैं उसे लगातार बेशर्मों की तरह देखे जा रहा था, और ये बात शायद उसे पसंद नहीं आई। अचानक उसने गुस्से में एक जोरदार लात उस टॉर्च पर मारी और टॉर्च बुझ गई। फिर वो जोर जोर से हंसने लगी। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, उसने अपना सीधा हाथ उठाया और इतनी जोर से मेरी छाती पर मारा जैसे किसी को थप्पी मारी जाती हो। और तभी 2 ठंडे हाथ मेरी गर्दन के पीछे से कस गए। मेरा शरीर सुन्न पड़ गया। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। होश खोने से पहले मुझे एहसास हुआ कि इस कमरे में हम 2 ही नहीं थे, यहां और भी कोई था। मुझे ठंड महसूस हो रही थी। मैंने करवट ली, अंगड़ाई ली और धीरे धीरे आंखें खोली। चारों ओर हल्का अंधेरा था। सिर के ऊपर एक पोल पर बल्ब जल रहा था, जिसकी मध्यम रोशनी इधर उधर फैल रही थी। मुझे समझने में कुछ सेकंड लगे कि मैं किसी खुली जगह पड़ा था। झट से घड़ी देखी, सुबह के 4 बज रहे थे। मैं घबराकर उठा और चारों ओर नजर घुमाई। तभी मेरी नजर एक बोर्ड पर पड़ी, कब्रिस्तान। तो क्या मैं पूरी रात इस कब्रिस्तान के बाहर एक पत्थर के पास पड़ा रहा? मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा था।
मैं लड़खड़ाते हुए उठा, अपने कपड़े झाड़े और धीरे धीरे मुझे पिछली रात की सारी घटनाएं याद आने लगीं। सारी घटनाएं किसी रील की तरह मेरी आंखों के सामने घूम रही थीं। मेरी गर्दन किसी ने कसकर दबा दी थी। ये मुझे मारने की कोशिश थी या सिर्फ डराने की, ये समझ नहीं आ रहा था। मेरा सिर अब भी चकरा रहा था। मैं थकान और नींद के असर से उसी पत्थर पर बैठ गया। कुछ देर बाद जब थोड़ा होश आया तो मैं उठा और एक नज़र कब्रिस्तान के अंदर डाली। वहां घना अंधेरा था। बाहर एक पानी की टंकी रखी थी। मैंने उसी के ठंडे पानी से अपना चेहरा धोया। फिर मन ही मन सोचा, ससुराल में तो इज्जत का जनाजा निकल चुका है, अब मायके यानी होटल लौट जाना चाहिए। मैं मरे मरे कदमों से होटल की ओर बढ़ने लगा। सच में उस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे किसी दुल्हन ने फेरों के ठीक पहले शादी से इनकार कर दिया हो और बारात वापस लौट रही हो। मैं किसी उदास दूल्हे की तरह सूनी सड़क पर चला जा रहा था। थोड़ी देर बाद होटल पहुंचा। जैसे ही कमरा नंबर 203 के सामने से गुजरा तो मन में एक गाना गूंज उठा। मैं कमरे में घुसा और बिना कपड़े बदले कटे हुए पेड़ की तरह बिस्तर पर गिर पड़ा। पूरी रात मुझे बस नेहा के सपने आते रहे, कुछ खूबसूरत तो कुछ डरावने। सुबह आंख खुली तो घड़ी 11 बजा रही थी। मोबाइल उठाया तो देखा 8 मिस्ड कॉल पड़े थे, 6 ऑफिस से और 2 माँ के। मैंने जल्दी से माँ को कॉल किया और ऑफिस में बहाना बनाते हुए कह दिया, अचानक बुखार आ गया है इसलिए आज नहीं आ सकूंगा। मन ही मन मैंने सोच लिया, अब इन सब आफतों से दूर हो जाऊंगा। लोग दिल टूटने पर शांति की तलाश में पहाड़ों, समंदर के किनारों या किसी शांत जगह जाते हैं, पर मेरा दिल तो खुद पहाड़ों में ही टूट चुका था। मेरी ही अक्ल पर पर्दा पड़ा हुआ था, जो एक चुड़ैल से दिल लगा बैठा। अंदर से अजीब सा घुटन महसूस हो रही थी। मुझे खुद पर यकीन नहीं हो रहा था। मैं तो कभी ऐसा था ही नहीं। इस चुड़ैल ने मुझ पर ऐसा क्या जादू कर दिया जिसके प्यार में मेरी ये हालत हो गई। उसने मुझे पूरी तरह से देवदास बना दिया था। शुक्र था कि मैं शराब नहीं पीता था, वरना कहानी पूरी फिल्मी हो जाती। जिन जिन दर्शकों का एक तरफा प्यार में दिल टूटा है वो अपनी हालत मुझसे शेयर कर सकते हैं। मैंने माँ को फोन लगाया और कहा, माँ आपकी याद आ रही है। ये बोलते ही मेरी आवाज भर्रा गई। माँ ने पहली बार मुझे इस तरह रुआंसा सुना तो तुरंत समझ गई कि मामला प्यार का है। वो हल्की हंसी के साथ बोली, कौन है वो चुड़ैल जिसने तेरी ऐसी हालत कर दी? मैं अंदर ही अंदर चौंक गया। माँ को कैसे पता चला कि वो सच में एक चुड़ैल है? मैंने खुद को संभालते हुए कहा, माँ कौन चुड़ैल? माँ ने अपनी गलती सुधारते हुए कहा, मेरा मतलब है कौन है वो लड़की जिसने तुझे इस हाल में पहुंचा दिया? मैंने झूठी हंसी के साथ कहा, कोई नहीं माँ, बस घर की याद आ रही थी इसलिए थोड़ा इमोशनल हो गया। आपसे बात हो गई, अब मैं बिल्कुल ठीक हूं। यहाँ का काम निपटाकर अगले हफ्ते आऊंगा, फिर तेरे लिए बहू देखने चलेंगे। माँ तुरंत खुश हो गई, जल्दी आजा बेटा, मैंने तेरे लिए एक लड़की देख रखी है, बहुत अच्छी है। मैंने हम में जवाब दिया और बहाना बनाते हुए फोन काट दिया। मैंने कमरे में ही चाय का ऑर्डर कर दिया और मोबाइल पर उदासी भरे गाने मासूम लगाने लगा। दिल मेरा चुराया क्यों जब ये दिल तोड़ना ही था, हमसे दिल लगाया क्यों जब यूं मुंह मोड़ना ही था। गाना अभी पूरा खत्म भी नहीं हुआ था कि दरवाजे पर नॉक हुआ। मैंने गाना बंद किया और दरवाजा खोला। वेटर चाय लेकर आया था। मैं बिस्तर पर बैठा बैठा ही चाय पीने लगा। चाय में चीनी कम थी, लेकिन मैंने उस कड़वाहट को भी अपनी हालत से जोड़ लिया। चलो इस कड़वी चाय को शराब के घूंट समझकर ही पी लेते हैं। चाय की चुस्कियों के साथ कल रात की घटनाएं फिर से आंखों के सामने घूमने लगी। मैंने मन ही मन सोचा, 17 मार्च 2018। मैं इस तारीख को कभी नहीं भूल पाऊंगा। एक अजीब सी पॉजिटिव सोच मेरे दिमाग में आ रही थी। अगर उसने मुझे मारना ही होता तो वो कल रात ही मार सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। पर फिर एक नेगेटिव सोच ने मेरी पॉजिटिविटी को झकझोर दिया। अगर मारना मकसद नहीं था तो फिर उसने मेरे दिल पर इतनी जोर से हाथ क्यों मारा? सोचते सोचते मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने लेफ्ट साइड यानी दिल के ऊपर हाथ रखा और हल्के हल्के सहलाने लगा। अचानक मैंने महसूस किया कि मेरी शर्ट की ऊपर की जेब में कोई कागज रखा हुआ है। मैंने तुरंत उस कागज को निकाला और सोचने लगा, ये कागज मेरी जेब में कब और कैसे आया? मैंने उस कागज को निकाला और पढ़ने लगा।
जैसे जैसे उस पर लिखे शब्द मेरी आंखों के सामने आते गए, मेरा दिमाग सुन्न पड़ता गया। मेरी आंखों में अजीब सी चमक आ गई, जैसे किसी खजाने का राज मेरे हाथ लग गया हो। मेरे मुंह से सिर्फ एक शब्द निकला, हे भगवान। मैंने बिना देर किए होटल काउंटर पर फोन लगाया और उसी वेटर को तुरंत बुलाने को कहा। जैसे ही वह आया, मैंने उस पर सवालों की बौछार कर दी, लेकिन मेरे सवालों का सही जवाब अब तक नहीं मिला था। उसने बताया कि वो हाल ही में इस होटल में आया है और उस भयावह घटना के कुछ समय बाद ही उसने यहाँ काम शुरू किया था। उसे सिर्फ उतनी ही बातें पता थीं जितनी उसने दूसरों से सुनी थी। फिर उसने मुझे होटल के एक पुराने वेटर से मिलने की सलाह दी, जो सालों से यहाँ काम कर रहा था और शायद सच्चाई से वाकिफ था। अब कमरे में हम तीनों थे, मैं और दोनों वेटर। पुराना वेटर थोड़ा हिचकिचा रहा था। मैंने उसे भरोसा दिलाया कि जो कुछ भी वो बताएगा वो कमरे से बाहर नहीं जाएगा। धीरे धीरे उसने सारी सच्चाई बतानी शुरू की और मैं हर जवाब के साथ और भी सन्न होता चला गया। मेरी आंखें लगातार चौड़ी होती जा रही थीं। मैंने उससे पूछा, जो कुछ भी हुआ वो सीसीटीवी में रिकॉर्ड तो हुआ होगा, है ना? उसने गहरी सांस ली और जवाब दिया, नहीं सर, उस वक्त होटल में सीसीटीवी नहीं थे। क्या? मैं चौंक गया। उसने आगे कहा, इस घटना के बाद होटल की बदनामी हो सकती थी। चूंकि मामला स्टाफ से जुड़ा था, मालिक ने इसे दबा दिया, लेकिन उसी दिन के बाद से होटल में सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए गए। वेटर की आंखों में आंसू छलक आए। बहुत अच्छी लड़की थी साहब, उसके साथ गलत करने वालों को सजा मिलनी ही चाहिए। उसकी बातों ने मेरे अंदर गुस्से और जिज्ञासा का एक नया तूफान खड़ा कर दिया। मैंने उसकी जेब में 500 का नोट रखना चाहा, लेकिन उसने हाथ जोड़कर मना कर दिया। वो हल्की मुस्कान के साथ बोला, साहब, नेहा को इंसाफ मिल जाए, बस वही मेरे लिए सबसे बड़ी टिप होगी। मैं बस उसे देखता रह गया। कुछ देर बाद दोनों वेटर कमरे से बाहर चले गए और मैं फिर से उलझी हुई कड़ियों को सुलझाने में लग गया। पहला दृश्य। रात के 11:40 हो चुके थे। चारों ओर घना अंधेरा था और माहौल में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। करीब 7 साये कब्रिस्तान की ओर बढ़ रहे थे। उनकी चाल तेज थी, लेकिन बेहद सतर्क। वे धीरे धीरे कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हुए। वहां नेहा की कब्र को बेहद खूबसूरत तरीके से सजाया गया था। उसकी कब्र के चारों ओर मोमबत्तियां जल रही थीं, जो उसे एक रहस्यमयी आकृति दे रही थीं। पूरी कब्र को गुलाब के ताजा फूलों से सजाया गया था और वहां इत्र की मीठी महक फैल रही थी। तभी अचानक आसमान में रोशनी चमकी, 2-3 बार टिमटिमाई और फिर गायब हो गई। वो सातों साए बिना रुके आगे बढ़ने लगे। उन्होंने कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल पार की और आगे बढ़ने लगे। हवा थमी हुई थी और इस गहरे सन्नाटे में भी उनकी चाल इतनी सावधानी भरी थी कि उनके कदमों की कोई आहट तक नहीं हो रही थी। कुछ ही देर बाद वे एक पुराने मकान के सामने पहुंच गए। मनहूस मकान, जिसका नाम लेते ही लोग सिहर उठते थे। साए बिना रुके मकान की काली लोहे की गेट पार कर चुके थे। अब वे दीवार से लगे पाइप के सहारे ऊपर चढ़ने लगे। कुछ ही पलों में सभी साए उस मकान की छत पर पहुंच चुके थे। दूसरा दृश्य। वही कमरा, लेकिन आज उसमें कुछ अलग ही रंग घुला हुआ था। 3 दीवारें गहरे काले रंग में रंगी हुई थीं, जबकि सिर्फ एक दीवार वैसी की वैसी थी जिस पर उस शैतान की भयावह पेंटिंग बनी हुई थी। फर्श भी आज काले रंग में रंगा हुआ था, जिससे कमरे का डरावना माहौल और गहरा लग रहा था। बीच में रखी गोल लकड़ी की टेबल पर वही दिल के आकार का बोर्ड रखा था। टेबल के चारों ओर गोल घेरा बनाकर मोमबत्तियां जल रही थीं, जिनकी धीमी रोशनी कमरे की भयावहता को और बढ़ा रही थी। एक कुर्सी पर नेहा बैठी थी, एकदम उदास, मंत्रमुग्ध जैसी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे सम्मोहित कर रखा हो। उसके सामने 2 लोग बैठे हुए थे, दोनों काले कपड़ों में लिपटे हुए। पूरा कमरा डरावने माहौल में डूबा हुआ था। अचानक कमरे में टंगी घड़ी के घंटे ने 12 बार बजना शुरू किया। टन टन टन। उस आवाज ने कमरे के भयावह सन्नाटे को चीर दिया। बाहर से अजीबोगरीब जानवरों की चीख पुकार गूंजने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कई सारे कुत्ते और भेड़िए किसी अनहोनी का मातम मना रहे हों। बीच बीच में उल्लू की आवाज भी उन आवाजों के साथ ताल मिला रही थी। तभी टेबल पर बैठी महिला की आवाज गूंजी। उसने किसी अनजानी भाषा में मंत्रोच्चारण शुरू कर दिया। जैसे ही वह मंत्र पढ़ने लगी, टेबल अचानक अपने आप हिलने लगी। उसमें अजीब तरह की कंपन होने लगी, मानो कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद हो। जैसे सिर्फ उसी टेबल वाले हिस्से में
भूकंप आ गया हो। टेबल पर रखे दिल के आकार के लकड़ी के बोर्ड में लगे पहिए तेजी से हिलने लगे और इधर उधर घूमने लगे। फिर बोर्ड के नीचे रखी पेंसिल अचानक अपने आप कांपने लगी। कुछ ही सेकंड बाद वह कागज पर खुद ब खुद कुछ लिखने लगी। तभी एक अजीब सी सरसराहट भरी आवाज गूंजी। वह आवाज किसी महिला की थी, गहरी, रहस्यमयी और खनकती हुई। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे डियर नेहा। जैसे ही उस महिला की आवाज बंद हुई, लकड़ी के बोर्ड के पहियों ने जोर जोर से हिलना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी तूफान ने टेबल को घेर लिया हो। फिर वह औरत कागज की ओर झुकी, उसे देखते ही जोर जोर से हंसने लगी। कुछ ही पलों में उसकी हंसी खतरनाक ठहाकों में बदल गई। फिर वह एकदम गंभीर होकर बोली, तू जब तक मेरा काम नहीं करेगी तब तक यूं ही तड़पती रहेगी। अचानक वही पेंसिल फिर से तेजी से हिलने लगी। इस बार कागज पर कुछ और लिखा गया। जैसे ही उस औरत ने कागज पढ़ा, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। किसी काम की नहीं है तू। मैं हूं कि तेरा जन्मदिन मना रही हूं और तू बस बहाने बना रही है। वह फिर से जोर से ठाका मारकर हंसी और चिल्लाकर बोली, मेरा काम नहीं करेगी तो तुम सब मरोगी। टेबल पर रखा बोर्ड फिर से हिलने लगा। पेंसिल कांप उठी और कागज पर कुछ और शब्द उभर आए। जैसे ही उस औरत की नजर उन शब्दों पर पड़ी, उसका गुस्सा बेकाबू हो गया। अब की बार उसके चेहरे पर पागलपन साफ नजर आ रहा था। उसने अहंकार भरी आवाज में कहा, मेरी बिल्ली मुझसे ही म्याऊं। मेरा काम कर, वरना तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तुझे कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। तू यहां हमेशा के लिए तड़पती रहेगी। बोल हां या ना। फिर उसने गहरी सांस ली और गुस्से से कहा, अब मैं तेरा और बोझ नहीं उठा सकती। मुझे सिर्फ मेरा काम चाहिए। और किसने कहा था तुझे फांसी लगाने को? मैंने तो बस वापस आने को कहा था, पर तुझसे इतना भी सब्र नहीं हुआ। फिर उसने टेबल पर हाथ पटका और चिल्लाई, तुम सबकी जिंदगी मेरे हाथों में है। अब ये बहाने बनाना छोड़ और मेरा काम कर दे। मैं वादा करती हूं तुम्हें छोड़ दूंगी। उसी वक्त टेबल पर रखी पेंसिल फिर से हिलने लगी। कागज पर धीरे धीरे कुछ शब्द उभरने लगे। आप मेरा यकीन कीजिए, ऐसा संभव नहीं है। जैसा आप समझ रही हैं वैसा यहां नहीं है। आपकी मंशा कभी पूरी नहीं हो पाएगी। यह सिर्फ आपका भ्रम है। प्लीज हमें छोड़ दीजिए। मुझे इस कष्ट से मुक्ति दिला दीजिए। मैं हर पल तड़प रही हूं। जैसे ही उस औरत ने वह कागज पढ़ा, उसका गुस्सा बेकाबू हो गया। ये ऐसे नहीं मानेगी, इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। वह अपनी जगह से उठी और बोली, मेरी सालों की मेहनत का यह नतीजा तो मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगी। फिर उसने पास बैठे आदमी को इशारा किया। वह उठा और प्लेटफॉर्म के पास रखे कांच के बॉक्स को उठा लाया। उसने बॉक्स के अंदर से एक गुड़िया निकाली जिसकी आंखें खुली हुई थीं। फिर वह धीरे धीरे नेहा की ओर मुड़ा, उस पर एक बेहद वहशी नजर डाली। इसके बाद उसने दांत कुरेदनी के आकार की एक लकड़ी निकाली और उसे गुड़िया के उल्टे हाथ में बुरी तरह चुभा दिया। सामने बैठी नेहा फड़फड़ाने लगी। उसके बाएं हाथ से खून बहने लगा। वह औरत जोर जोर से हंसने लगी और बोली, बोल, इसे भी भेज दूं तेरे पास? फिर दोनों मिलकर मेरा काम कर देना। उसके इतना कहते ही लकड़ी के बोर्ड के पहिए बुरी तरह भड़भड़ाने लगे और पेंसिल फिर से चलने लगी। वह औरत कागज की ओर झुकी। पढ़ते ही उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तू नहीं मानेगी? ठीक है, सबकी सब मरोगी। उसने झट से लकड़ी उठाई और गुड़िया के पैर में गहरे तक चुभो दी। जैसे ही गुड़िया के पैर में लकड़ी चुभी, सामने बैठी नेहा का पैर फट गया और वहां से खून बहने लगा। नेहा दर्द से तड़पने लगी। उसकी चीखों से कमरा कांप उठा। वह कुर्सी से गिर पड़ी। उसकी हालत देख वह औरत पागलों की तरह हंसने लगी। मैं नहीं तो कोई भी नहीं। अचानक लकड़ी का बोर्ड फिर से कंपन करने लगा। इसके पहिए जोर जोर से हिलने लगे और इस बार पेंसिल किसी तोप की तरह सीधी हो गई। पेंसिल बिजली की तेजी से बोर्ड से निकली और किसी रॉकेट की तरह उस औरत की ओर दौड़ पड़ी। लेकिन वह औरत झटके से साइड हो गई और पेंसिल दीवार में जा धंसी। अब दिल के आकार का लकड़ी का बोर्ड गोल गोल घूमने लगा। वह टेबल पर तेजी से नाचने लगा, फिर सीधा उस औरत पर लपका। लेकिन वह फिर से बाल बाल बच गई। अब की बार बोर्ड अपने पहियों पर पूरे कमरे में घूमने लगा। वह फर्श से उछलता, टेबल से टकराता, कभी दीवारों पर चढ़ जाता, लेकिन शैतान की पेंटिंग वाली दीवार से बचता रहा। अचानक बोर्ड बेहोश पड़ी नेहा के पास आकर रुक गया।
उसमें जोरदार कंपन होने लगी। फिर थोड़ा दूर जाकर अचानक फट की आवाज के साथ वह बोर्ड टुकड़ों में बिखर गया। उसके चिथड़े चिथड़े हो गए और पास ही लेटी नेहा अचानक से उठकर खड़ी हो गई। फिर वह तेज हवा की तरह कुर्सी की ओर बढ़ी और वहां जाकर बैठ गई। उसने सामने बैठी औरत की आंखों में आंखें डालते हुए कहा, तूने मुझे अपनी बातों में फंसा लिया, मुझे मौत के मुंह में धकेल दिया, मेरी ऐसी हालत कर दी कि मुझे आत्महत्या करनी पड़ी। अब तू इस लड़की के पीछे क्यों पड़ी है? क्या तुझे समझ नहीं आता कि जो काम तू चाह रही है वह कभी पूरा नहीं हो सकता? तू कब समझेगी पागल औरत? अब भी वक्त है, संभल जा। इस लड़की को छोड़ दे और मेरे शरीर को दफनाकर मेरी आत्मा को मुक्ति दे। शायद तेरे गुनाहों की सजा कुछ कम हो जाए। अपना यह पागलपन छोड़ दे, मान जा। इतना सुनते ही वह औरत गुस्से से पागल हो उठी। वह जोर से चिल्लाई, मेरी गुलाम मुझे ही सिखाने आई है। उसकी आवाज सुनते ही नेहा किसी जानवर की तरह हाथों और पैरों के बल चलने लगी। फिर वह कमरे की तीनों दीवारों पर अजीब तरह से चक्कर काटने लगी। उसके बिखरे बाल और आंखों में बहते आंसू एक अजीब कहानी कह रहे थे। वह अजीब अजीब आवाजें निकालने लगी। फिर अचानक वह अपने हाथों के बल सीधी खड़ी हो गई और तेजी से दौड़ती हुई उस औरत के पास पहुंची। एक जोरदार किक उसके चेहरे पर मार दी। वह औरत तमतमा उठी और चीख कर बोली, आज इसको भी तेरे पास भेज देती हूं। तेरे जन्मदिन पर ही इसका डेथ डे मनेगा। गुस्से में उसने पास रखी कुल्हाड़ी उठाई और उस लड़की पर वार करने के लिए झपटी। लेकिन जैसे ही उसने कुल्हाड़ी उठाई, पूरा कमरा रोशनी से नहा गया। अचानक हुई इस घटना से वह औरत और उसका पति दोनों हक्के बक्के रह गए। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि उनकी हर हरकत पर किसी की नजर थी। कमरे में 15 आंखें उन्हें घूर रही थीं। 6 पुलिस वाले, एक मैं और मेरा नाइट विजन कैमरा, उनकी हर हरकत कैमरे में रिकॉर्ड हो रही थी। पुलिस टीम में मौजूद एक महिला कांस्टेबल झट से आगे बढ़ी। उसने औरत के हाथ से कुल्हाड़ी छीन ली और गुस्से में उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। अपनी मालकिन पर हमला होते देख वह काली बिल्ली महिला कांस्टेबल की ओर झपटी, लेकिन अचानक ही वह बीच हवा में गायब हो गई। दरअसल हुआ यह कि नेहा के अंदर मौजूद आत्मा ने हवा में ही उस बिल्ली को पकड़ लिया था। फिर एक झटके में उसकी गर्दन उसके धड़ से अलग कर दी। वह औरत और उसका पति अब पुलिस की कैद में थे, लेकिन वह औरत अब भी तड़प रही थी। उसे जब सारा माजरा समझ आया तो उसने मेरी ओर घूरते हुए गुस्से में चिल्लाकर कहा, तुझे तो उसी दिन खत्म कर देना चाहिए था। अब तो तू बच गया, मगर मैं तुझे देख लूंगी। मैंने उसकी बात सुनकर कैमरा उसकी ओर किया और मुस्कुराते हुए कहा, बोलो बोलो और बोलो चाची, सासू, माम, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। अब मैं अपने होने वाले ससुराल जाऊंगा और आप इनके साथ अपने नए घर। इतना कहते ही सभी की नजर दूर खड़ी उस लड़की पर गई जिसे हम अब तक नेहा समझ रहे थे। वह मेरी ओर देखकर बोली, हमारी मदद करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आज अगर आप न आते तो। ये लड़की जिसे आप नेहा समझ रहे हैं, दरअसल मेरी बहन लिली है, जिसके शरीर में आकर मैं, नेहा, आज आप सबसे बात कर रही हूं। अगर आज आप न होते तो यह भी मेरी तरह इस औरत के जाल में फंसकर भटकने को मजबूर हो जाती। मैंने इस औरत को मां से भी बढ़कर माना, लेकिन इसने मेरी मासूमियत का फायदा उठाया। मैं इसकी बातों में आती रही और इसके काले जादू का शिकार हो गई। इसके रोज रोज के नए प्रयोगों का मुंह पर असर होने लगा था। मेरी सामान्य जिंदगी बर्बाद हो गई थी। मुझे दिन रात अपने आसपास अजीब अजीब चीजें नजर आने लगी थी, परछाइयां जो मुझे परेशान करती थी। लेकिन फिर भी मैं सब सह रही थी, क्योंकि मेरी बात पर कोई यकीन नहीं करता। अगर मैं घर पर बताने की कोशिश भी करती तो यह औरत मुझे धमकी देती कि वह मेरी मां और मेरी बहन लिली को मार देगी। इसने वुडू के काले जादू से मेरी बहन और मेरी मां की जान इन सामने रखी 3 गुड़ियों में कैद कर दी थी, और जब भी मैं इसके खिलाफ जाने की हिम्मत करती तो यह मुझे डरा देती। मैं मासूम इस चालाक औरत के सामने बेबस थी, लेकिन इसकी दरिंदगी की हद तब हो गई जब इसने एक खौफनाक खेल खेला। मुझे मेरे जन्मदिन का झांसा देकर मेरे ऊपर एक भयानक प्रयोग किया। मैं बहुत खुश थी कि शायद यह अब बदल गई है और मेरा जन्मदिन मना रही है, लेकिन यह मेरी सबसे बड़ी भूल थी। इसने मेरे जन्मदिन पर कई खतरनाक काली शक्तियों को बुला लिया। माहौल इतना भयानक हो गया कि उन शक्तियों को संभालना मुश्किल हो गया।
इस औरत ने खुद को और अपने पति को सुरक्षा घेरे में कैद करके बचा लिया, लेकिन मुझे अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागना पड़ा। मैं भागते भागते कब्रिस्तान की तरफ पहुंच गई और वहां मैंने देखा एक ताजी खुदी हुई कब्र। बाद में मुझे पता चला कि यह सब पहले से उसकी योजना का हिस्सा था। उस कब्र के अंदर उसने मेरे कटे हुए बाल, नाखून और कपड़े रखे हुए थे। मैं अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागी और सीधे उस होटल में पहुंच गई जहां मैं काम करती थी। कमरा नंबर 203 में जाकर मैंने खुद को अंदर बंद कर लिया, लेकिन वहां भी उन दुष्ट आत्माओं ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। उन्होंने मुझे और ज्यादा परेशान करना शुरू कर दिया। कमरे में अजीब सा माहौल बन गया था। चारों ओर अजीब अजीब आत्माएं तैर रही थीं। उन्होंने मुझे घेर लिया। मेरा दम घुटने लगा। मैंने खुद को पूरी तरह से बेबस महसूस किया। आखिरकार उन सब से तंग आकर मैंने उसी कमरे में आत्महत्या कर ली। मुझे उसी कब्र में दफना दिया गया। लेकिन रात को चोरी छिपे उस औरत ने मेरी लाश वहां से निकाल ली। उसने मेरी लाश पर किसी रसायन का लेप किया और उसे एक ताबूत में बंद कर दिया। जब मेरी बहन जिया को इस बारे में पता चला तो वह यहां आई, लेकिन उस चालाक औरत ने उसे मेरे बारे में झूठ बोल दिया। उसने कहा कि मैं काले जादू में लिप्त थी, गलत संगत में पड़ गई थी और किसी बड़ी गलती के कारण आत्महत्या कर ली। लेकिन एक दिन जिया को उस कमरे के बारे में पता चल गया। जब उसने वहां ताबूत खोला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उस ताबूत में मेरी लाश रखी हुई थी। तो उस औरत ने कहा कि नेहा ने उसे सपना दिया है जिसमें कहा गया कि उसकी लाश को कब्र से बाहर निकाल दो, वह वापस आ जाएगी। जिया को इस पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उसने भरोसा कर लिया क्योंकि बात उसकी बहन की जिंदगी से जुड़ी थी। लेकिन एक दिन जिया ने उस औरत को होटल के उसी कमरे में काला जादू करते हुए देख लिया। यह देख जिया औरत से भिड़ गई, लेकिन तभी वह औरत अपने असली रूप में आ गई और जिया को अपने काले जादू में फंसा लिया। अब जिया भी उसी के चंगुल में थी। अगर वह किसी से संपर्क करने की कोशिश करती तो वह औरत उसे और उनकी मां को बुड़ू जादू से मारने की धमकी देती। उसकी काली बिल्ली हमेशा जिया के साथ रहती थी, जैसे उसकी निगरानी कर रही हो। जिस शरीर के अंदर मैं इस वक्त हूं वह मेरी बहन जिया का है। हम दोनों की शक्ल एक जैसी थी, इसलिए लोग उसे ही नेहा समझने लगे। इस औरत ने कब्रिस्तान के पीछे अपना अड्डा इसलिए बनाया था ताकि कोई उसके काम में दखल न दे सके। अगर गलती से कोई वहां आ जाता तो वह और उसका पति बूढ़े आदमी और औरत का भेष बनाकर लोगों को डरा देते थे। उसने मेरी और जिया की एक जैसी शक्ल का फायदा उठाया और जिया को चुड़ैल घोषित कर दिया, जिससे लोग यहां आने से डरे और यह बिना किसी रोक टोक के अपना काला जादू कर सके। यह औरत काले जादू के जरिए लोगों की उम्र चुराना चाहती थी। वह खुद गुनाह करती और बदनाम नेहा होती। आज मेरे जन्मदिन पर यह फिर किसी बड़े जादू की तैयारी में थी। मेरा और जिया का जन्मदिन एक ही तारीख को था, इसलिए यह उसे भी मेरे पास भेजने के इरादे में थी। वहां मौजूद सभी लोग उस लड़की के अंदर मौजूद आत्मा की बातें सुनकर हैरान थे। उनके चेहरे से साफ झलक रहा था कि उन्हें अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा भी संभव हो सकता है। मैं उस लड़की की हर बात को अब भी रिकॉर्ड कर रहा था। मैंने उससे पूछा, एक बात समझ नहीं आई, अगर तुम्हारी बहन को चुड़ैल घोषित कर दिया गया था जबकि वह चुड़ैल नहीं थी, तो फिर वह किसी और को क्यों नहीं दिखाई दी, सिर्फ मुझे ही क्यों दिखी? उस लड़की ने मेरी ओर देखा और जवाब दिया, मेरी बहन के साथ इस औरत ने हमेशा के लिए एक काली बिल्ली छोड़ रखी थी जो उसकी हर हरकत पर नजर रखती थी। उस दिन जब वह मां से मिलकर वापस आ रही थी तब उस बिल्ली ने अपना काम शुरू कर दिया। यह बिल्ली जरूरत पड़ने पर भ्रम पैदा कर देती थी और वहां मौजूद लोगों की याददाश्त मिटा देती थी। लेकिन तुम्हारे साफ दिल और मजबूत इच्छा शक्ति की वजह से इसका जादू तुम पर असर नहीं कर पाया। इसीलिए मेरी बहन सिर्फ तुम्हें ही दिखाई दी। जब तुमने उसे शुद्ध हृदय और सच्चे प्रेम भाव से देखा तो उसके मन में तुम्हारे लिए उम्मीद की किरण जगी। इसलिए उसने तुम्हारी ओर मुस्कुराकर देखा, लेकिन तुरंत ही उसकी आंखों में उदासी छा गई। कहीं ऐसा न हो कि वह बिल्ली इस बात को भांप ले। उसने जानबूझकर वहां वह रुमाल छोड़ा ताकि शायद तुम्हारी नजर उस पर पड़ जाए। लेकिन उस वक्त तुम्हारी नजर उस पर नहीं गई। पर जब तुम अपनी सीट से उठे तो संयोग से तुम्हारा पर्स वहां गिर गया। मेरी बहन की इस हरकत का पता इस औरत को चल गया और उसने उसे मजबूर किया कि वह अपना रुमाल वापस ले आए, क्योंकि वह किसी भी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहती थी। उस रात मेरी बहन ही तुम्हारे कमरे में आई थी और अपना रुमाल लेकर चली गई। लेकिन जाते जाते उसने जानबूझकर वहां कोयले छोड़ दिए
ताकि तुम उसे चुड़ैल समझो और उससे हमेशा के लिए दूर हो जाओ। जब भी तुम्हारी उससे मुलाकात हुई, उसने तुम्हें डराया और दूर रहने को कहा। वह तुम्हारी मदद चाहती थी, लेकिन यह नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से तुम किसी मुसीबत में पड़ जाओ, क्योंकि इस औरत की नजर हमेशा मेरी बहन पर थी। अगर वह सीधे सीधे तुमसे कुछ कहती तो यह औरत तुम्हें भी मार डालती। जिस रात तुमने होटल के कमरे में सपना देखा था, वह सब मैंने, यानी नेहा की आत्मा ने ही तुम्हें दिखाया था। मुझे तुम पर पूरा यकीन नहीं था, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। अगर तुम सच में मेरी बहन से प्यार करते हो तो उसका सच जानने की कोशिश जरूर करते। तुम्हारी जगह कोई और होता तो वह उस सपने के बाद होटल छोड़कर भाग चुका होता। लेकिन तुम्हारा दिल और तुम्हारा प्यार दोनों सच्चे थे, इसीलिए तुम उसकी तलाश में इस कमरे तक आ गए। उस दिन ये दोनों, यानी वह औरत और उसका पति, इसी कमरे में मौजूद थे। उनके सामने मेरी बहन ने चुड़ैल बनने का नाटक किया ताकि वे तुम्हें कोई नुकसान न पहुंचाए। दिखाने के लिए उसने तुम्हारी छाती पर हाथ मारा और उसी वक्त खत तुम्हारी जेब में डाल दिया। फिर उसने उस औरत और आदमी को समझाया कि तुम सिर्फ नेहा के दोस्त हो और गलती से उसे नेहा समझकर यहां तक आ गए हो, इसलिए तुम्हें जाने देना चाहिए। यही वजह थी कि उसने उनके सामने कहा कि तुम सिर्फ एक दोस्त हो, इसलिए उसने तुम्हें छोड़ दिया। उस लड़की की कहानी सुनकर सब लोग एकदम अवाक रह गए। फिर उसने सिर झुका लिया, उसकी आंखों में आंसू थे। वह धीरे धीरे मेरे पास आई, अपना हाथ मेरे हाथों में रखा और बोली, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, प्लीज मेरी बहन और मां का ख्याल रखना। अब मेरे जाने का वक्त आ गया है। इतना कहकर वह 2 कदम पीछे हट गई। अचानक उस लड़की के शरीर से तेज रोशनी निकलने लगी और वह प्रकाश पुंज की तरह हवा में उठकर आसमान में विलुप्त हो गया। जिया बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। मैंने तुरंत उसे संभाला। इधर पुलिस उस औरत और उसके पति को अपने साथ ले जा चुकी थी। अगले दिन कब्रिस्तान में मैं, मेरी माँ और नेहा व जिया की माँ वहां खड़े थे। नेहा के पार्थिव शरीर को दफना दिया गया था। उसकी कब्र पर सबने बारी बारी से फूल चढ़ाए। तभी मुझे महसूस हुआ कि कोई साया मुझे छूकर गुजरा है। मैंने नजरें उठाकर देखा। आसमान में एक हल्का सा साया था जो मुस्कुराकर मुझे धन्यवाद कह रहा था। फिर वह धीरे धीरे आसमान में विलुप्त हो गया। मैंने भी हल्की मुस्कान के साथ उसे अलविदा कह दिया। कब्रिस्तान के बाहर आकर मैंने माँ को जिया से मिलवाया। माँ, तुम पूछ रही थी ना कि मैं किस वजह से उदास था। वो चुड़ैल कौन थी? मैंने हल्की मुस्कान के साथ जिया की तरफ इशारा किया। यही है वो चुड़ैल, मेरा मतलब यही है वो लड़की। माँ ने तुरंत मेरा कान पकड़कर हल्के से उमेट दिया और जिया शर्मा गई। झूठे गुस्से से उसने मुझे घूर कर देखा। मैंने हंसते हुए कहा, देख लो माँ, अभी शादी भी नहीं हुई और अभी से हक जताने लगी। मेरी बात सुनकर सब जोर जोर से हंसने लगे और जिया ने शर्म से अपना मुंह छुपा लिया। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको कहानी का यह अंतिम भाग भी उतना ही रोमांचक और दिलचस्प लगा होगा। इस कहानी को लिखते समय मैंने आपकी सभी इच्छाओं और पसंद को ध्यान में रखने की पूरी कोशिश की है। प्रेम, सस्पेंस, थ्रिलर, हॉरर और कॉमेडी, हर एक तत्व को इस कहानी में समेटने का प्रयास किया है ताकि यह हर तरह से आपको पसंद आए। आशा करता हूं कि यह कहानी आपके दिल को छू गई होगी और आपने इसे उतना ही एंजॉय किया होगा जितना मैंने इसे लिखते समय किया।